नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। राजधानी दिल्ली में बीते 72 घंटों में जो हुआ उसने एक नई बहस खड़ी कर दी है। तुर्कमान गेट पर जबरदस्त बवाल होता है, तिहाड़ से रिहाई पर दंगाइयों का फूलमालाओं से स्वागत होता है। दिल्ली में जो माहौल बिगाड़ने की तैयारी थी उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग में बाहरी कनेक्शन सामने आ रहा है। सेंटर में समाजवादी पार्टी दिख रही है, जिनके एक सांसद बवाल के समय भीड़ का हिस्सा दिखते हैं, तो दूसरे वरिष्ठ नेता इसे एक्शन का रिएक्शन बताकर ये धमकी देते हैं कि मुसलमान सड़कों पर उतर गए तो संभाला नहीं जाएगा। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। क्या है इस पूरे घटनाक्रम का A to Z, आपको समझा देते हैं अगले 1 मिनट में। मुसलमानों को कैसे डराया जाता है, कैसे धमकाया जाता है, कैसे उकसाया जाता है और एक अफवाह के नाम पर कैसे पत्थरबाजों की पूरी फौज तैयार कर ली जाती है, ये आपने दिल्ली के तुर्कमान गेट पर देखी, जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की क्या भूमिका रही ये भी आपने जाना। और अब समाजवादी पार्टी के एक के बाद एक नेता किस तरीके के बयान दे रहे हैं वो जानने के लिए आप सुनिए ST हसन ने क्या कहा है। अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो एक्शन का रिएक्शन तो हो गई। कब तक लोग बर्दाश्त करें? कब तक इस तरह से गिराई जाएंगी मस्जिदें और मदरसे और बाकी चीजें? क्या कल को जामा मस्जिद दिल्ली का भी कोई प्रमाण तो है नहीं, कोई उनकी प्रॉपर्टी का कोई लिखित आधार तो है नहीं, वो भी अवैध होगी। उसका कोई नक्शा पास नहीं है, वो भी अवैध होगी। कल को ये जामा मस्जिद दिल्ली शाही मस्जिद को भी गिराने पहुंच जाए तो क्या इनसे क्या भरोसा है? मुस्लिम दुश्मनी में इन्होंने सारी हदें पार कर दी। देखिए, अगर जनता सड़कों पर उतर आई तो हालात बहुत काबू से बाहर हो जाएंगे। दिल्ली में एक अलग तरीके का प्रयोग किया जा रहा है। कहीं दिल्ली के दंगे आरोपियों को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है, तो कहीं एक मस्जिद के नाम पर अफवाह फैलाकर पुलिस पर हमला किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अब तो शाही जामा मस्जिद को लेकर भी बवाल बढ़ने जा रहा है, क्योंकि इसके आसपास के अवैध कंस्ट्रक्शन को लेकर हाईकोर्ट ने सर्वे का नोटिस दे दिया है। यानी ये कहा जाए मस्जिद तो बहाना है, निशाना मोदी पर साधना है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद फैज खान, संयोजक MRM, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और मौलाना साजिद रशीदी, अध्यक्ष AIIA, इस वक्त हमारे साथ हैं। तमाम राजनीतिक दल के जो प्रवक्ता हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। बहरहाल बहुत स्वागत आप सभी का। मैं मोहम्मद फैज खान जी आपसे शुरुआत कर रही हूँ। ये जो सब कुछ हो रहा है दिल्ली में, क्या किसी तरीके का कोई प्रयोग नजर आ रहा है? ये कौन लोग हैं जो लोगों के बीच में जाते हैं और एक अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ने की जगह वो ये बता देते हैं कि मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है, मस्जिद को तोड़ा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। देखिए प्राची जी, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, ये मोहम्मद फैज़ खान खुद मस्जिद फैज़ इलाही में नमाज़ पढ़ने जाता है। मस्जिद पूरी तरीके से सुरक्षित है। उसके बाजू में श्री राम हनुमान वाटिका मंदिर, गौशाला है। मैं गोसेवक हूँ, वहाँ गोसेवा करने जाता हूँ। गौशाला मंदिर भी सुरक्षित है। उसके ठीक सामने में भगवान महावीर के नाम पर वर्धमान प्लाजा बिल्डिंग है, वो भी सुरक्षित है। उसके ठीक बाजू में हज कमेटी का ऑफिस है, हज मंजिल, वो भी सुरक्षित है। और सुनिए, उसके ठीक पीछे उस गली में जाए तो लगभग 1 दर्जन मस्जिद, जामा मस्जिद तक है, सब सुरक्षित है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मिलजुल कर रहते हैं। मेरा खुद वहां उठना बैठना है, मैं बता रहा हूं ना, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता हूं। ये बाहरी लोगों ने आकर माहौल बिगाड़ा है। कौन बाहरी लोग हैं? रात के 2 बजे मोहिबुल्लाह नदवी वहां पर क्या करने जाते हैं, और जो फ्रिंज एलिमेंट जिनका वीडियो वायरल हुआ है, आप देखेंगे कि आ जाओ, रात काली करो, मस्जिद पर हमला हो रहा है, मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ। उसी के क्रम में ही उनका भी बयान था कि देखो मस्जिद तोड़ी जा रही है। किनका? मोहिबुल्लाह नदवी का। और फिर उस बात को आगे बढ़ाते हुए अभी ये ST हसन क्या कह रहे हैं जी, ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है, एक्शन का रिएक्शन है। भाई क्या एक्शन हुआ? वहां पर कुछ अवैध कब्जा था जिसको कि नियम के तहत हटाया गया, ये एक्शन था। जिसके रिएक्शन में मुसलमान को जिहाद के लिए आप बुला रहे, भड़का रहे हैं। ये केवल पॉलिटिकली मोटिवेटेड भीड़ थी। लोकल लोग मिलजुल कर रहते हैं, मोहब्बत वाले हैं। तुर्कमान गेट का एरिया बहुत ज्यादा भाईचारे के लिए जाना जाता है। अब ये सवाल, अनुराग भदौरिया जी आप हमारे साथ जुड़ गए, मैं तो आप ही से शुरुआत करना चाह रही थी, लेकिन आप मुझे बताइए, ये सवाल क्यों ना पूछा जाए आप लोगों से, करना क्या चाहते हैं आपकी पार्टी के नेता? पत्थरबाजी करते हैं और आपके नेता कहते हैं ये तो एक्शन का रिएक्शन है।
आप मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, कृपया करके बीच में रनिंग कमेंट्री नहीं करेंगे तो मैं अपनी बात कह पाऊंगा, इतना आप लोकतंत्र का ध्यान रखिएगा। देखिए, आपने सवाल पूछा, अब मैं जवाब दे रहा हूं। एक सवाल आया कि बाहरी लोग कौन, ये बाहरी लोग वहां पे आके इकट्ठे हो गए। जिम्मेदारी पुलिस की होती है, वहां की पुलिस प्रशासन की होती है कि उसको सैनिटाइज करते, बाहर के लोग ना आ पाते। अगर बाहर के लोग आए, पत्थर आए, तो ये जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए कि भाई आप कोई भी चीज अतिक्रमण हटाने जाते हैं तो क्या आप जिम्मेदारी नहीं लेते? क्या वहां उसको सैनिटाइज नहीं करते? क्या वहां पे बैरिकेटिंग नहीं करते? वो लोग बाहर क्या जाते हैं, पत्थर फेंक के चले भी जाते हैं। कोई भी पत्थरबाज हो उसको पकड़ के जेल में डालिए, कोई पत्थरबाज के साथ खड़ा नहीं होता। इस देश के संविधान को मानने वाले सभी लोग हैं। बाहर के लोग कौन है, वो कैसे आ गए, ये भी चिंता का विषय है। लेकिन इस बारे में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताने को तैयार नहीं होती है। सवाल विपक्ष से पूछना शुरू कर देती है खटाखट। कमाल की बात है, अगर कहीं भी कोई घटना होती है, इंदौर में हमारे यहाँ बच्चों की मौत होगी गंदे पानी से, तो सवाल पिछली गवर्नमेंट से पूछा जाता है। जिससे AQI बढ़ा हुआ यहाँ पे दिल्ली के अंदर में सवाल पिछले गवर्नमेंट से पूछा जाता है कि भाई पिछले गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया इसलिए हवा में जहर है। कमाल की बात करते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश या यहाँ पे मध्य प्रदेश अनुराग भदौरिया जी, रनिंग कमेंट्री मैंने आपके बीच में नहीं की। हालांकि रनिंग कमेंट्री आप करते हैं, आप इधर उधर की बात करते हैं, आपको सवालों का जवाब देना आता नहीं। इसलिए मैं सोच रही थी कि अनुराग भदौरिया आज कुछ नया बोलेंगे, आज कुछ नया बोलेंगे, अपने नेता पर बोलेंगे, अपने सांसद पर बोलेंगे, लेकिन उस पर तो चुप्पी साधनी है ना। पता है एक्शन के रिएक्शन को कैसे जस्टिफाई करेंगे, इसीलिए इधर उधर भाग जाएंगे। सब मुद्दों पर बात कर लेंगे, लेकिन एसटी हसन ने जो कहा और मोहिबुल्लाह नदवी ने जो कहा उस पर बात नहीं करेंगे। खड़े होकर कहा मस्जिद के सामने की मस्जिद तोड़ी जा रही है, मुसलमानों पे जुल्म। स्टेटमेंट आया कि जैसी हमने अपनी बात तो अभी 40 सेकंड भी नहीं बोली थी, 40 सेकंड बोल भी नहीं पाए, आप बीच में आ गए। कैलकुलेशन आप करते हैं ना, रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड 40 सेकंड सुनिए अनुराग भदौरिया जी, ये ट्रिक हो गई है ना आपकी बड़ी पुरानी। ये 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का कैलकुलेशन करते रहिए और मुद्दे पर मत आइए। इतने दिनों से आप डिबेट पर आते हैं कि आपको नहीं पता कि मुद्दे की बात शुरुआत में करनी होती है, और जो लोग मुद्दे की बात नहीं करते हैं उनको मुद्दा भटकाने वाला कहते हैं। एक्शन का रिएक्शन समझाइए मुझे। मैं आपको अगले 30 सेकंड दे रही हूं, कोई इंटरप्शन नहीं दूंगी। ये बता दीजिए एक्शन का रिएक्शन का मतलब क्या है। आप मुझे बोलने दीजिए कि पूरी बात बोलने दीजिएगा, फिर मैं दोबारा मुद्दे पर रहिएगा। नहीं, मुद्दे पर रहिएगा, नहीं मुद्दे पर रहिएगा। एक्शन का रिएक्शन क्या है? आपके सांसद मोहिबुल्लाह नदवी वहां जाकर क्यों भड़का रहे थे मस्जिद तोड़ी जा रही है करके? बढ़ा हुआ है, मुद्दा नहीं है। अभी मेरा जो मुद्दा है उस पर आइए। बच्चों की AQI पर जब चर्चा थी तो AQI पर आपको बुलाया था, उस पर मैं ढेर सारी चर्चा कर चुकी हूँ। अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो जाकर देख लीजिएगा इंडिया टीवी पर और देखा करिए। अभी आप इतना बताइए एसटी हसन साहब एक्शन का रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? जवाब है आपके पास या नहीं है? मैं आगे बढ़ूं? आप मेरी बात सुन लीजिए, बोलिए। मैं जवाब दे, हाँ नहीं आगे तो आपको बढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि आप मैं बढ़ूंगी क्योंकि आप इधर उधर की बात करेंगे। छोड़िए अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे बात ही नहीं कर रही सर, मैं आपसे बात ही नहीं कर रही क्योंकि अनुराग भदौरिया जी को डिबेट में मेन टॉपिक पर ही नहीं बोलना होता है, बाकी तमाम मसले पर बोल जाएंगे। एक्शन का रिएक्शन नहीं समझाएंगे। मोहिबुल्लाह नदवी रात को 12 बजे क्या कर रहे थे दंगे वाली जगह पर, बता पाएंगे मुझे? आप जवाब दे रहा हूं ना? हाँ बोलें, मैं आ रही हूँ सर। अरे बता पाऊंगा मैडम, आप अपना अगर एजेंडा बंद करेंगी तो बताऊंगा ना। भाई आपका एजेंडा हो गया, मैं बोलूं? शाबाशी मिल गई तो मैं बोल लूंगा। जवाब है तो बोल दीजिए ना। हम नहीं टोकेंगे तो मैं जवाब दे दूं। अरे जवाब है तो बोलिए। आप बोल दीजिए पहले। हाँ हाँ बोलिए ना। ठीक है, देखिए टोकिएगा नहीं कृपा करके। हाँ बोलिए, मैं टोकूंगी सर, गलत बोलेंगे तो बोलें। सवाल ये है कि जितना मुझे जानकारी, जितना मेरी जानकारी है, समाजवादी पार्टी के रामपुर के MP साहब वहां पे गए, चूंकि वो जनता के लोकतंत्र के चुने हुए सांसद हैं, वो एक मस्जिद के इमाम भी हैं। उन्हें वहां से फोन आया उनके किसी साथी ने, चूंकि जब आप चुने हुए सांसद होते हैं तो कोई ना कोई फोन करता है। वो वहां पे गए, उन्होंने वहां मस्जिद के इमाम से बात की और शांति की बात करके वापस आ गए। किसी ने बुलाया तो वो गए। वीडियो वायरल हो रहा है वहां पर। आधी अधूरी जानकारी है आपके पास अनुराग भदौरिया जी। अपने नेताओं से बात कर लेते हैं। वीडियो वायरल है, मस्जिद के सामने खड़े होकर भड़का रहे हैं कि मुसलमानों की मस्जिद तोड़ी जा रही है और उन्हीं के कारण ही फसाद हो रहा है वहां पर। वो भी चिल्लाएंगे, आप भी चिल्लाएंगे, तो मैं जवाब कैसे दूंगा भाई? उस इलाके में आना जाना है मेरा लगातार, मैं जानता हूँ वहां कोई ऐसे फसादी लोग नहीं रहते। मैं पूछ लेती हूँ रोहन गुप्ता जी से पूछ लेती हूँ, लेकिन मैं आपको इतना बता देती हूँ अनुराग भदौरिया जी, गलत जानकारी, फॉल्स इंफॉर्मेशन है आपके पास। अपने नेताओं के बारे में आपको जानकारी नहीं है।
मोहिबुल्लाह नदवी साहब से खुद मैंने बातचीत की, फोन लाइन पर उनको जोड़ा, उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि हमारी दरअसल मस्जिद को शहीद करने का मसला था तो हमारा जाना जरूरी था। अफवाहों को आप हवा देते हैं अनुराग भदौरिया जी, और फिर यहाँ आकर आप कहते हैं रनिंग कमेंट्री मत करिएगा, मुद्दे पर रहिएगा। खुद मुद्दे से भागते हैं, खुद मुद्दे से भागते हैं आप। रोहन गुप्ता जी, प्राची जी देखिए ये इनकी मजबूरी है। रोहन गुप्ता जी, अरे कुछ और नए शब्द लेकर आइए, अब रिपीटेटिव लगता है अनुराग भदौरिया जी, बोले। ये समय आपका भी और हमारा सबका समय खराब कर रही है। उनको मालूम है जब झूठ को जस्टिफाई करना है तो ये मजबूरी है, इधर इधर की बातें करते रहे। भैया सही बात है, आप इलीगल कंस्ट्रक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए धार्मिक भावनाओं को उकसाने का विफल प्रयास कर चुके हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। ऐसी डिबेट पे आने के लिए अनुराग भदौरिया हिम्मत चाहिए। आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि झूठ को जस्टिफाई करने के लिए आप कैसे आ सकते हैं। नॉन स्टॉप कमेंट्री देने से झूठ सच नहीं होगा अनुराग भदौरिया, नॉन स्टॉप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हकीकत है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से धार्मिक भावनाओं को भड़काकर अपनी राजनीति की रोटियां सेक रही है। अब नहीं है रनिंग कमेंट्री अनुराग भदौरिया जी, इनके आवाज डाउन रखिए जरा अनुराग। ये डिबेट का कोई मतलब नहीं। एक ही बात रोज आकर बोलते हैं आप, रिपीटेटिव लगता है। आज इनके सांसद अवैध कंस्ट्रक्शन को बचाने के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया है। इनको माफी मांगनी चाहिए। पूरा देश ये चीज देख रहा है। कौन से मुंह से आके डिबेट कर रहे हैं, कौन से मुंह से जस्टिफाई कर रहे हैं? जो हकीकत सबके सामने है उसको भी आप जस्टिफाई कर रहे हैं। कहां से आपकी जो बची कुची वोट बैंक है वो भी चली जाएगी? ये तरीका नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि हर चीज में धार्मिक भावनाओं को लाके विक्टिम कार बना के आप मुस्लिम भाई बहनों को हर बार उकसा के अपनी राजनीति रोटियां नहीं सेक सकते। सब्सटेंस क्या है? अब वहां पे नोटिस दिया गया है, पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर प्रोसेस का पालन किया गया है, तो आप क्या संविधान के ऊपर है? आपकी धार्मिक भावना भड़काने की राजनीति हर बार चल जाएगी और हर बार पतली गली से निकल जाएंगे। डिबेट में आके तू मैं तोते की तरह बोलते रहे कि कोई मतलब नहीं है ना। आप सबका समय खराब कर रहे हैं। प्राची जी, ये एक्सपोज हो चुके हैं समाजवादी पार्टी कि किस प्रकार से धार्मिक भावना भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है, किस प्रकार से अवैध कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करती है, किस प्रकार से मस्जिद के नाम पे सबको उकसाने का काम करते हैं। ये खतरनाक राजनीति है प्राची जी। ये सब कुछ इस वजह से होता है क्योंकि आपकी नीयत पर विपक्ष को शक है। विपक्ष के नेता, खासकर समाजवादी पार्टी के नेता, ये कह रहे हैं कि मुस्लिम दुश्मनी में सारी हदें आप लोगों ने पार कर दी हैं। आप अवैध कंस्ट्रक्शन भी तोड़ने जाते हैं तो अफवाह ये फैलती है कि आप मस्जिद को तोड़ेंगे। दिक्कत ये है। प्राची जी, अफवाह क्यों कोई फैलाएगा? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर, मैं वापस चैलेंज के साथ कहता हूं, जो प्रक्रिया है कानून में, जिस प्रकार से नोटिस दिया गया, नोटिस देने के बाद में समय दिया गया। आप चैलेंज करिए ना। आप तो संविधान की बात करते हैं, आपको लगता है कि प्रशासन ने या सरकार ने कहीं कुछ गलत किया, आप चैलेंज करिए। आपके सांसद पे वहां पे जाके धार्मिक भावनाओं को भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, क्या ये सही है? ये तो एविडेंस सामने है ना। ठीक है। आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? मस्जिद के नाम पे अवैध कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? कैसे आपने अफवाह फैलाई? क्या की खतरनाक राजनीति नहीं है वहां पर? रोहन गुप्ता जी, अफवाह फैल रही थी, सोशल मीडिया पर वीडियो सर्कुलेट हो रही थी, व्हाट्सएप ग्रुप में जा रही थी, इंस्टाग्राम पर रीलें बनाई जा रही थी, लेकिन प्रशासन को कान खबर नहीं थी ना। भीड़ तो फिर भी आ गई, पत्थरबाजी तो फिर भी हो गई। कौन कर रहा था ये? कौन कर रहा था? अगर समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी के सांसद वहां पे जाके ये काम करेंगे तो आप छोटे व्यक्ति के पास क्या अपेक्षा कर रहे हैं? ये तो सोची समझी साजिश है ना। ठीक है। इनके सांसद को आके माफी मांगनी चाहिए। अब ये साजिश कौन रच रहा है और इस साजिश का शिकार क्या देश का मुसलमान हो जाता है? ये मैं मौलाना साजिद जी आपसे पूछना चाह रही हूँ। ये बरगलाने, उकसाने और अफवाह फैलाने का काम कौन लोग कर रहे हैं? क्या कोई प्रयोग हो रहा है दिल्ली में? रुक जाए प्राची जी, एक चीज समझिएगा आप, कश्मीर से लेकर, संभल से लेकर और दिल्ली तक ये पेल्टन स्टोन का जो सिस्टम है, आर्य अनुराग जी थोड़ा होल्ड करें, हाँ बोलें। ये जो पत्थरबाजी है, इसका सिस्टम एक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। जो पत्थरबाजी संभल में हुई वही पत्थरबाजी यहां भी हुई पुलिस के ऊपर। तो इससे तो ये बात समझ में आती है कि कोई ना कोई एक गिरोह, कोई ना कोई एक ऐसा इंसान है इस पत्थरबाजी के पीछे जो पत्थरबाजी की रणनीति तैयार करता है और तैयार करके जो है किसी के हाथ में पत्थर थमाता है और कहता है अब मारो। ये तो समझ गए होंगे आप। अब सवाल ये है सबसे बड़ा कि मुसलमान बच्चे ही को पत्थरबाजी में सामने आते हैं, उनके पीछे की ताकतें कौन हैं? देखिए, इसको दो एंगल हैं। एक एंगल ये है, पिछले 65 सालों में पिछली विपक्ष की सरकारों ने जो मुसलमानों को तालीम से हटाकर गलत कामों में लगाया है, करेक्ट,
वो आज तक पैटर्न चल रहा है। बिल्कुल सही। मैंने बात की तुर्कमान गेट पर, कई लोगों से मेरी बात हुई, एक बात स्पष्ट निकल कर सामने आई कि जब तक मुहिबुल्लाह नदवी नहीं थे लोग शांत थे। मेन पॉइंट। जब मुहिबुल्लाह नदवी आ गए तो लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए और पत्थरबाजी शुरू हो गई। और मुहिबुल्लाह नदवी ने जानबूझकर इस काम को अंजाम दिया है, ये सच्चाई है। नहीं तो रामपुर के सांसद, आप मुझे बताइए, रामपुर के सांसद क्या चांदनी चौक में सांसद नहीं है? सही बात है। चांदनी चौक के सांसद नहीं है क्या? करेक्ट। या उन लोगों वो जो चांदनी चौक के सांसद हैं उनसे मुसलमानों का उठना बैठना नहीं है क्या? उनसे मुसलमानों की बातचीत नहीं है क्या? उनको मुसलमान नहीं जानते क्या? दिल्ली का कोई सांसद नहीं आया, रामपुर के सांसद पहुंच गए और जैसे ही पत्थरबाजी हुई चले गए। आप देखिए एसटी हसन कहते हैं ये एक्शन का रिएक्शन है। आप जोड़िए सारे बयानों को, आपको पता चलेगा ये कौन सी कंपनी है, किस कंपनी में पत्थर बनते हैं, किस कंपनी में वो लड़के तैयार होते हैं जो पत्थर मारते हैं। उस कंपनी को पहचानिए, सरकार को वो कंपनी पहचाननी पड़ेगी। वो कंपनी कहां है, कहां से चलती है ये कंपनी और कहां से ये लड़के तैयार होते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, कुछ वक्त से, अभी 2014 से कुछ लोग ऐसे खड़े हो गए हैं जिनको अतिक्रमण सिर्फ मस्जिद में ही नजर आता है। मैं ये नहीं कहता कि अतिक्रमण जो हटा है वो गलत हटा है, हटना चाहिए, सब जगह से हटना चाहिए। मस्जिद के 200 मीटर दूरी पर हनुमान वाटिका, जिसका जिक्र फैज भाई ने अभी किया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं अतिक्रमण वहां भी है। अरे 90% मुस्लिम इलाज करवाने जाते हैं, वहाँ अस्पताल चल रहा है, 90% मुस्लिम इलाज करवाने जाते हैं। आपका नंबर आएगा, बोलिएगा। सुनिए, यहां भी हॉस्पिटल चल रहा था, यहां भी डायलिसिस सेंटर था, यहां भी बरातघर था, वहां भी बरातघर है, वहां भी डिस्पेंसरी चलती है। दोनों काम वहां भी होते हैं, यहां भी होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मौलाना और साहब। वहां भी अतिक्रमण है। मैं कह रही हूँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अतिक्रमण और अगर है। अतिक्रमण एक और है, सुनिए, मेरी एक बात और सुनिए, मेरी बात पेपर सुनिए। पूरी कर लो। अगर इस सरकार को, जो आप कह रहे हैं, अगर इस सरकार को सिर्फ मस्जिद के आसपास ही अतिक्रमण नजर नहीं आता और मंदिरों के आसपास अतिक्रमण नजर नहीं आता है, तो मौलाना साहब आप लोग जाइए और एक पिटीशन लगाइए। आदरणीय प्राची जी, अच्छा, मैं उस सुनिए, मंदिर से एक जुड़ा मिनट, हुआ एक मिनट हूँ, रुको मेरे भाई, रुको। वहां पर पूरे कागजात है, महात्यागी बाबा वहां पर यार, उनके फैज, पूर्वज मैं बीच में सैकड़ों नहीं बोला साल से वो आपके। चीजें अच्छा, चला मैं रहे आपके हैं। बीच में तो नहीं बोला, आप चुप रहिए ना। अच्छा, आपसे बोले। पूछा जाएगा तो पूछिए। आप बोले। देखिए, अभी आपने कहा कि मुसलमान को लगाना चाहिए। मैं आपसे एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं, आजादी के बाद में से अब तक किसी मुसलमान ने किसी अवैध मंदिर के खिलाफ ना कभी एक लफ्ज बोला, ना कभी कोर्ट गया। ये काम सनातनी कर रहे हैं, ये काम सिर्फ सनातनी कर रहे हैं। अब साजिद मस्जिदों में जी, मंदिर ले आए ना ढूंढना, अपना एजेंडा। जिसको अभी आपने मोहन शुरुआत भागवत इतने ने अच्छे से की थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि साजिद जी सच को सच बोलना जान गए हैं, लेकिन यहाँ आपने अपना एजेंडा फिट कर दिया। एजेंडा नहीं है ये एजेंडा है, मोहन ये एजेंडा है। मोहन भागवत जी ने कहा एमसीडी अगर था, अपनी जगह वापस मांग रही है और सुनिए, शायद ये आपको बोलिए, अब ये वाली बात जानकारी बोलिए। नहीं है, शायद आपको जानकारी नहीं है, मैं आपको जानकारी दे देती हूँ कि इसी दिल्ली में बड़े बड़े जो मंदिर हैं, कालका जी मंदिर के पास जो अवैध तरीके से पार्किंग बनाई गई थी वो भी तोड़ी गई है। ये जानकारी नहीं है ना आपको, ये नहीं बताएंगे आप मेरे दर्शकों को, क्योंकि यहाँ आपको सनातनी वर्सेस मुसलमान करना है। मेरी तो सुन लीजिए, मेरी तो सुनिए। मोहन भागवत जी ने कहा था कि बाबरी मस्जिद हमारे लिए एक मामला था, वो हो गया, खत्म हो गई बात। अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढना? लेकिन फिर लग रही हैं याचिकाएं, तारीफ कीजिए, फिर लग रही हैं याचिकाएं। नहीं, मैं तारीफ करता हूं, लेकिन याचिकाएं तो फिर लग रही हैं, सर्वे तो फिर हो रहा है। अभी जामा मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर दे दिया गया। दो मसलों को एक साथ मत मिलाइए ना प्लीज, दो मसलों को एक साथ मत मिलाइए। यहाँ ना मस्जिद को छुआ गया है, ना मस्जिद को छुआ जा रहा था। देखो भाई देखिए, फैज इलाही मस्जिद सही सलामत खड़ी है, मैं खुद देख कर आई हूँ, कल मैं पूरे दिन वहीं पर थी और बड़े कायदे से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन भड़काया उकसाया जाता है साजिद जी, जैसे अभी आप बातों में लपेट कर अपनी बातें कह रहे हैं ना, एजेंडा और नैरेटिव तो जा रहा है ना। जिन लोगों ने ये अफवाह फैलाई है कि मस्जिद तोड़ी जा रही है, वो यही तो समझ रहे थे कि ये भी मस्जिद है, उनको नहीं पता था ये अतिक्रमण है। ये भी तो समझिए आप, छोटा सा जवाब दीजिए। नहीं पता था तो ये तो गलत बात है ना। जहां आप इबादत करते हैं उस जगह में और जहां बाकी दुकानें हैं, बारात घर है और दुकानें, उसमें अगर अंतर नहीं समझ में आ रहा है लोगों को, तो ये गलत है ना, ये गलत है। उन लोगों का इलाज कौन करेगा? बहुत सी जाने चली जाएगी। अतिक्रमण, अरे भैया मंदिर में भी चल रहा है, बहुत बड़ा अस्पताल चल रहा है, निःशुल्क इलाज होता है, वहां जाइए। अतिक्रमण है वो भी, हाँ नहीं, अतिक्रमण नहीं है। जहां जहां अतिक्रमण है वहां पर कार्रवाई हो रही है, चाहे वो हिंदू धर्म स्थल के आसपास हो, चाहे मुस्लिम धर्म स्थल के आसपास हो। दूसरी बात, मोहन भागवत जी ने स्पष्ट कहा है कि इस्लाम था, है और रहेगा। जो सोचे
कि मुसलमान खत्म हो जाए, वो हिंदू सोच का व्यक्ति नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बात कही। सारे मुस्लिम मौलानाओं को भी ये कहना चाहिए कि नहीं, हिंदू तो था, है और रहेगा, राम का नाम था, है और रहेगा। जो ये सोचे राम का नाम मिट जाए, वो मुसलमान सोच का नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा है कि एक आंदोलन में हम रहे, राम मंदिर के आंदोलन में, काशी और मथुरा में नहीं रहेंगे। लेकिन अच्छा यह है कि मुस्लिम स्वयं आकर ये 2 मंदिर सौंप दे, क्योंकि हाँ यही बात है, क्यों सौंप दे। जब वो कह चुके हैं कि हर मंदिर के नीचे शिवलिंग की तलाशी नहीं करो, तो 5000 मंदिर तोड़े गए। आप 2 चीज नहीं दे सकते। यही विवाद की जड़ है, यही विवाद की जड़ है। इसलिए मोहन भागवत जी जैसा पवित्र स्टेटमेंट आप दे सके, ये आप में ताकत नहीं है, ये आप में दम नहीं है। आप बोल के दिखाइए कि राम का नाम था, है और रहेगा। जो सोचे राम का नाम मिट जाए, वो मुस्लिम सोच का नहीं हो सकता। हमने तो राम को इमाम हिंद कहा है। अरे अल्लामा इकबाल ने कहा था, आप भी बोल दीजिए। हम भी मुसलमान हैं ना, आप भारत माता की जय नहीं बोलते, फिर मैं उस विषय पे नहीं आना चाहता। वंदे मातरम नहीं कहते, आप जय श्री राम नहीं कह सकते। आप कह भी नहीं सकते, हम कह रहे हैं इमाम हिंद। आपने पूरा एक टुकड़ा ले लिया इसी बात के कि हम जय श्री राम नहीं कह सकते, टुकड़ा ले लिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश ले लिया। मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता हूं। आप ये समझिए, कहीं कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। आपके भाइयों ने लिया है, कुछ उनमें से आप जैसे यहां भी रह गए। मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, मंदिर के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, कार्रवाई अवैध अतिक्रमण के खिलाफ है। आपने पहला पक्ष अच्छा बोला, फितना परवर लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ इनको छोड़ गए कि यहाँ फितना फैलाओ, कुछ इनको छोड़ गए पाकिस्तान के लिए। आपने जो चिंता जताई उस पर सबसे अच्छा जवाब अनुराग भदौरिया जी दे सकते हैं, अगर वो इधर उधर ना जाएं और इस बात पर फोकस ना रहे कि कितना समय मुझे दिया, कितना समय नहीं दिया, रनिंग कमेंट्री, इन तमाम चीजों से अगर अलग हटकर अनुराग भदौरिया जी वाकई में अगर आपको चिंता है देश की और दिल्ली की उस स्थिति की, तो जवाब दीजिए। रात को 12 बजे मुहिबुल्लाह नदवी वहां क्या कर रहे थे और ऐसी शांति की अपील उन्होंने की कि उनके जाते से ही तुरंत पत्थरबाजी शुरू हो गई। अच्छा, आप मुझे झूठा साबित कर दीजिएगा, 1 मिनट तक बोलने दीजिएगा, रनिंग कमेंट्री मत कीजिएगा, तो जवाब दे दूंगा। 1 मिनट नहीं है मेरे पास। 2 मिनट बोल के बोलते। देखिए, मेरा सबसे पहला सवाल है, अफवाह, अरे मेरी बात सुनिए, अफवाह फैलाने वाला कौन, पकड़िए, जेल में डालिए। ये जिम्मेदारी सरकार की होती है, सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी के माध्यम से अफवाह किसने फैलाई। दूसरी बात, यहां पे अतिक्रमण जो हटाया गया है, अतिक्रमण हटा है, उसके बीच में देखो रनिंग कमेंट्री ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। फिर बताइए, बता दीजिए। मैं अपनी बात कर रहा हूं, किसी के बीच में नहीं बोला, इतना तो सभ्यता होनी चाहिए। मैंने बोला कि वहां पे लोकल लोग नहीं थे, बाहर के लोग आए, कौन आए, कैसे आए, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। पत्थर कैसे इकट्ठे हो गए, पत्थर फेंकने वाले कौन थे, उनको पकड़ के जेल में डालिए। ये काम तो पुलिस का है, पुलिस इस काम से तो नहीं भाग सकती। और इस समाज के अंदर में डिवाइड और रूल कौन करना चाहता है, कौन समाज के अंदर में धर्म की राजनीति करता है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। अगर आजादी के आंदोलन में अगर हम लोग इसी तरह का बयान कर रहे होते, तो क्या अशफाक उल्लाह खां जैसे लोग, शहीद भगत सिंह जैसे लोग, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग जो शहीद हो गए देश के लिए, उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ये हमारे आजादी के बाद इस तरह की राजनीति होगी, धर्म के नाम पे राजनीति होगी, जात के नाम पे राजनीति होगी। ज्यादा का समय दे दिया है, मैं टाइम नोट कर रही थी आपका, लेकिन 1 मिनट हो गया आपको बोलते बोलते, मुद्दे पर आ ही नहीं रहे, मुद्दे पर आ ही नहीं रहे। पता है कि अपने नेताओं को डिफेंड कैसे करेंगे भाई, अपने नेताओं को डिफेंड कर नहीं पा रहे हैं अनुराग भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया जी को मेरी आवाज नहीं जा रही होगी, उनकी आवाज थोड़ा डाउन रखें ताकि वो मेरा सवाल सुन पाए। अब अनुराग भदौरिया जी सुनिए, मैंने तो 1 मिनट आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप चले गए हमारे देश के महापुरुषों तक, आप जाइए। अब आइए लौटकर एसटी हसन पर बोलिए, एक्शन का रिएक्शन, और वो कह रहे हैं मुस्लिम दुश्मनी में इन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं, अगर जनता सड़कों पर उतर आई तो हालात हाथ से बाहर हो जाएंगे। आप बताइए अपने नेताओं के बारे में, आप बड़ा सबको चैलेंज करते फिरते हैं ना, मैं आपको चैलेंज कर रही हूं अनुराग भदौरिया जी, अगर है आप में हिम्मत तो मुहिबुल्लाह नदवी पर बोलिएगा और एसटी हसन पर बोलिएगा, इधर उधर मत भागिएगा। तो आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, नहीं सुनेंगे ना सवाल किससे? अनुराग भदौरिया जी में अगर है हिम्मत, आज मैं आपको चैलेंज कर रही हूं, सीधा बिना इधर उधर जाए एसटी हसन साहब पर और मुहिबुल्लाह नदवी पर बोलिएगा, अगर है हिम्मत आप में तो। फोन कट गया उनका। चलिए, आपके पास मेरी आवाज ही नहीं जा रही है। अक्सर जब ऐसे सवाल आपसे होते हैं तो आपके पास आवाज ही नहीं जाती है, आपके पास आवाज नहीं जाती और बड़े आसानी से बचते। रोहन गुप्ता जी, इस पर एक छोटा सा जवाब आ रही हूँ।
आपने आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछ लिया तो जवाब क्या देंगे? इधर उधर का लिख के आएंगे, फिर अंडा आएगा बोलेंगे हमको बोलने नहीं देते हैं। कब से आपने इनको समय दिया? 1.5 मिनट से आपने उनको मौका दिया, एक बार भी घूम फिर के इधर जलेबी बना रहे हैं। भैया आप बताइए, आपके सांसद वहां पे क्यों खड़े थे? क्या आप उनके लिए माफी मांग रहे हैं? जो चीज जस्टिफाइबल नहीं है उस पे नेशनल टीवी पे आके सबका समय खराब करना, ये व्यक्तिगत अपनी छवि खराब कर रहे हैं। ये चीज जस्टिफाइड नहीं है प्राची जी। कोई भी पार्टी हो, आप धार्मिक भावनाओं को भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेक सकते हैं। कई अवैध कंस्ट्रक्शन है, उसको धर्म से जुड़ के नहीं देखना चाहिए। और ये ऑब्जेक्टिविटी ये समझनी पड़ेगी। आप बार बार ये जो वापट अपनी जो रिपीट करेंगे, अब जनता भरोसा नहीं करेंगे, मुसलमान भी आप पे भरोसा नहीं करेंगे। यही हाल हो रहा है बिहार में। क्या हुआ? आज इंडी गठबंधन पे मुसलमानों ने भरोसा नहीं किया क्योंकि समझ गए कि सिर्फ भड़काते हैं, उनका यूज करते हैं, तुष्टीकरण के नाम पे वोट मांगते हैं, पर करते कुछ नहीं। अरे छोड़ दीजिए ना, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रहा है, साथ दीजिए। और कहीं गलत लगता है तो आपके सामने कोर्ट है, वहां पे जाके बात करिए, डिबेट में आके झूठ मत फैलाइए। रोहन गुप्ता जी देखिए जुड़ गए अनुराग भदौरिया जी। अब वो सवाल जो आउट ऑफ सिलेबस हो रहा था फिर से लाती हूँ अनुराग भदौरिया जी के सामने। अनुराग भदौरिया जी, मेरे सवाल तो शायद आपको दाएं बाएं लग जाते हैं, मेरे सवालों पर तो आप जवाब देने से बचते हैं, लेकिन यहाँ दो मुसलमान भाई खड़े हैं स्टूडियो में और दोनों एक सुर में मोहिबुल्लाह नदवी का नाम लेकर आपसे सवाल पूछ रहे हैं। रुक जाएं प्लीज। दोनों मोहिबुल्लाह नदवी का नाम लेकर आपसे सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ इन दोनों को तो आप कम से कम एड्रेस करेंगे, इनका जवाब तो देंगे। अब मैं आपको जवाब दे रहा हूं, लेकिन फोन कट गया था तो, लेकिन आपने बड़ी चालाकी से जनता को बताने की कोशिश की। देखिए हमने आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया तो आवाज नहीं जा रही। नहीं कोई चालाकी नहीं थी, कोई चालाकी नहीं थी, मैंने तो सच बताया था। खुद का फोन कटा है। नहीं अब मैं जवाब दे रहा हूं। गलती है वो भी, प्राची जी की यहाँ से गलती कटा था, मैंने नहीं काटा था। अब जवाब ले लीजिए। आप बोले ना, बोले। आपने बड़ी चालाकी से, मैं कोई चालाकी नहीं थी, चालाकी आप करते हैं और फिर चालाकी कर रहे हैं, फिर चालाकी कर रहे हैं, फोन पर बात करके समय खराब कर रहे हैं आप अनुराग जी। अब बोलने दीजिए, फोन काट के फिर कह रहे हैं कि हम चले गए। अरे बोले, आवाज नहीं आ रही। अब मैं बोलूं, जवाब दे दूं। बोले, हिम्मत है तो बोले। आपने पूछा कि समाजवादी एमपी क्या, मैंने आपसे एक शब्द में बोला कि किसने अफवाह फैलाई। उन्होंने साफ बोला कि वो मोहिबुल्लाह नदवी ने बता तो रहे हैं हम आपको, तोड़ने की बात हो रही। तो अरे हम आपको बता रहे हैं मोहिबुल्लाह नदवी ने फैलाई बोला। तो मेरा सीधा सा सवाल है कि अफवाह फैलाने वाला कौन है? ये मोहिबुल्लाह नदवी अफवाह फैलाई है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, ठोक के कार्रवाई होनी चाहिए। मोहिबुल्लाह समाज नदवी के अंदर कौन अफवाह फैलाता मोहिबुल्लाह है? नदवी कौन है जो पत्थरबाजी कर रहा है? कौन है जो पत्थरबाजी वहां पे बाहर के लोग मोहिबुल्लाह आए, नदवी उनका चेहरा पहचान, मोहिबुल्लाह नदवी जनता के सामने मोहिबुल्लाह नदवी और सबका नाम उजागर मोहिबुल्लाह नदवी नाम वाले लोग, मोहिबुल्लाह नदवी जिन्होंने पत्थरबाजी मोहिबुल्लाह नदवी एसटी हसन पता होना चाहिए। एसटी हसन मोहिबुल्लाह नदवी नहीं चलेगा। एसटी हसन मोहिबुल्लाह नदवी जाएंगे एसटी हसन मोहिबुल्लाह नदवी एसटी हसन मोहिबुल्लाह नदवी एसटी हसन मोहिबुल्लाह नदवी एसटी हसन मोहिबुल्लाह नदवी। ये वो खुद मान रहे हैं। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, मोहिबुल्लाह नदवी को गिरफ्तार करो। नहीं था, उन्होंने साफ बोला दोनों पर FIR करो, गिरफ्तार करो। कौन आप जो फैलाते उन पे ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। सीधे सा सवाल है। चलिए ठीक है, आज ये मान रहे, देखिए फैज खान साहब और मौलाना साजिद रशीदी जी, ये दोनों मान रहे हैं, अनुराग भदौरिया जी मान रहे हैं कि अफवाह फैलाने वालों पर FIR होनी चाहिए। और अब आपके सांसद पर, आपके नेता पर अगर कार्रवाई हो, FIR हो, तो फिर मत कहिएगा अनुराग भदौरिया जी कि देखिए विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई की जाती है। आपने खुद मेरे डिबेट में एडमिट किया है कि FIR होनी चाहिए। मैंने कहा हम समाजवादी लोग हमेशा सम्मान करते हैं। इन्होंने कहा है कि मुसलमानों पर कार्रवाई होनी चाहिए, मोहिबुल्लाह नदवी पर नहीं। बनाए रखने की आप जिम्मेदारी समझिए नहीं सरकार की प्राची जी। होती है। पत्थरबाज और समाज के अंदर में जो नफरत की बात करते हो उन पे कार्रवाई हो। चलिए, जो जितना लिखकर लाए थे अनुराग भदौरिया जी, मुझे लगता है सब आपने बोल लिया होगा, सब आपने बोल लिया होगा, लेकिन एसटी हसन को शायद आपने सुना भी नहीं होगा, इसलिए आप जवाब भी नहीं दे पा रहे। और अगर आपने नहीं सुना तो मैं सुनाती हूँ, 1 मिनट रुकेगा अनुराग भदौरिया जी। बड़ा आप कहते हैं ना रनिंग कमेंट्री कोई ना करे, आप जरा सुनिए मेरी बात। वो कह रहे हैं अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। कब तक लोग बर्दाश्त करें? कब तक किस तरह से गिराई जाएंगी मस्जिदें और बाकी चीजें? क्या कल को जामा मस्जिद दिल्ली को भी कोई प्रमाण नहीं मिला तो क्या उसको भी गिरा देंगे? वो आगे कह रहे हैं मुस्लिम दुश्मनी में इन्होंने सारी हदें पार कर दी। देखिए अगर जनता सड़कों पर उतर आई तो हालात हाथ से बाहर हो जाएंगे। बताइए अब इस पर एक्शन का रिएक्शन क्या होता है? अब मैं बोल लूं, मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है। मैं अपना जवाब दूंगा तो देखिए मैंने क्या, मैं फिर आपसे एक ही शब्द में बोला था,
हम समाजवादी लोग संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। संविधान और न्यायपालिका सम्मत कोई बात होगी, इसीलिए मुलायम सिंह ने कहा था कि लड़के हैं गलतियां हो जाती है। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये है, इसीलिए मुलायम सिंह ने कहा था कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, हमेशा संविधान के अकॉर्डिंग। सम्मान करते हैं। और बताइए क्या सुनना चाहते हैं? इसका मतलब ये है एसटी हसन साहब का समाजवादी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो तो संविधान से इतर बातें कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, अगर आप में इतनी पावर है कि आप एसटी हसन को पार्टी से अलग बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक जवाब इसमें मोहम्मद फैज खान से, फिर मैं आ रही हूँ अनुराग भदौरिया जी की बातों पर। वो जो कह रहे हैं भाई शांति परस्त लोग हैं, वो तो शांति की बहाली करवाने गए थे। ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा समाजवाद, बगला भगत का हर तरफ रुआब है, सच बोलने वाले की ज़बां काट दी गई, जो बोलता है झूठ वही लाजवाब है। इतना बड़ा झूठ इनकी पार्टी के सांसद, इनकी पार्टी के एसटी हसन क्लियर कट एक्शन का रिएक्शन कर रहे हैं, वहां खड़े होकर भड़का रहे हैं कि मस्जिद तोड़ी जा रही है और वो उनको बचाने में लगे हुए हैं, और ये कह रहे हैं कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। आपके सांसद का बयान आपकी पार्टी का बयान नहीं है, एसटी हसन का बयान आपकी पार्टी का बयान नहीं है। वेरी गुड, उनको पार्टी से अलग कीजिए, फिर वो उल जलूल बयान क्यों दे रहे हैं? पार्टी प्रवक्ता का बयान असली बयान माना जाएगा। अनुराग भदौरिया जी, विषयांतर मत हो जाइए, इस सांसद को और इस एसटी हसन को अपनी पार्टी से निकालिए, नहीं तो हम भी ये मानने लगेंगे कि आप भी झूठ और झूठ की सियासत कर रहे हैं। समाजवादी हैं तो समाजवादी दिखिए भी, लेकिन आप लोग केवल और केवल परिवारवादी दिखते हैं। परिवारवादी राजनीति खत्म कीजिए, मुसलमानों को वोट बैंक समझना खत्म कीजिए। और आज मैं मौलाना साजिद रशीदी का समर्थन करूंगा। मुस्लिम युवकों के हाथ में पत्थर देना बंद कीजिए, उनके हाथ में कलम दीजिए, उनके हाथ में किताब दीजिए, बहकने और बहकाने की नहीं। बहुत कोशिश कर ली आपने, बहुत कोशिश कर ली मौलाना साजिद रशीदी जी ने, लेकिन अनुराग भदौरिया जी को पता है कि यहाँ वो फंस रहे हैं, इसलिए वो बोलेंगे नहीं, इसलिए वो एसटी हसन और मोहिबुल्लाह नदवी पर बोलेंगे नहीं। वक्त यहीं पर खत्म हो रहा है। मौलाना साजिद रशीदी जी और फैज खान जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, मुकाबला में अपनी दूसरी बहस की शुरुआत करते हैं, जिसका मुद्दा है बैटल ऑफ बंगाल। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले वो हुआ है जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि यहां दीदी खुल्लम खुल्ला ईडी से लड़ गई। ईडी की टीम आईपैक पर रेड मारने पहुंची तो दीदी खुद लाव लश्कर लेकर वहां पहुंच गई। जो हाथ लगा, फाइलें, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव सब अपने साथ ले गई और आरोप लगा दिया कि बीजेपी के इशारे पर ईडी ने उनकी चुनावी प्लानिंग से लेकर सारी स्ट्रैटेजी चुरा ली है। इस पर चर्चा आगे करूंगी, लेकिन आइए आपको अगले 1 मिनट में समझा देती हूं कि बंगाल में आज क्या हुआ है। बंगाल में ईडी आई, सीडी दीदी लेकर गई। जी हां, बंगाल की राजनीति में एक ऐसा दिन आज देखने को मिला है जिसकी उम्मीद भी शायद आपने नहीं की होगी। ईडी छापेमार कार्रवाई कर रही थी आईपैक के मालिक प्रतीक जैन के घर पर, लेकिन इसमें सियासी मोड़ या ड्रामेटिक मोड़ उस वक्त आ गया जब ममता बनर्जी इस कार्रवाई के दौरान प्रतीक जैन के घर पहुंच गई और डॉक्यूमेंट्स लेकर बाहर निकल गई। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह को लेकर क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने, कितने गंभीर आरोप लगाए हैं, ये सुनिए। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो आप क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। छापा पड़ रहा है प्रतीक जैन के घर पर, उसके दफ्तर पर, लेकिन एग्रेसिव टीएमसी हो गई। टीएमसी के तमाम नेता सड़कों पर उतरकर आ गए। मोर्चा ममता बनर्जी ने संभाल लिया और आरोप ये लगाया गया कि चुनाव की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ईडी के जरिए टीएमसी की चुरा रही है। यानी बंगाल की लड़ाई अब ईडी वर्सेस दीदी हो गई है।
तो इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। रोहन गुप्ता जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग भदौरिया जी, पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ बने हुए हैं। संजय शर्मा जी, टीएमसी के प्रवक्ता, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मैं रोहन गुप्ता जी आपसे शुरुआत कर रही हूँ। भाई, ऐसी भी क्या मजबूरी कि आप टीएमसी के एसआईआर का डेटा चुरा रहे हैं, पार्टी की पॉलिसी का डेटा चुरा रहे हैं, कैंडिडेट की लिस्ट चुरा रहे हैं, बूथ प्रेसिडेंट की लिस्ट चुरा रहे हैं? चोरी से सरकार बनाएंगे क्या? प्राची जी, देखिए, विक्टिम कार्ड खेलना अब विपक्ष की मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि इतने पाप किए हुए, इतने काले कारनामे किए हैं, इतना भ्रष्टाचार किया है कि जब भी कोई भी एजेंसी कार्यवाही करेगी उसको हमेशा विक्टिम कार्ड के रूप में दिया जाएगा। मैं आपके सामने आधिकारिक पे ईडी की प्रेस रिलीज जो है उसमें क्लियर कट कहा गया कि भी सीबीआई कोलकाता एफआईआर नंबर सो एंड सो डेटेड 27 नवंबर 2020 के जो अनूप माझी है, जिसने कोल स्मगलिंग के ऊपर जिसका आरोप है, उसके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में बाकायदा ये सर्च है। वापस मैं कह रहा हूं, 5 जगह पे एविडेंस पे आधारित सर्च है। वहां पे प्रोसीड एंड क्राइम्स जो प्रतीक जैन है, जो आईपेक का जो दफ्तर संभालते हैं, वहां तक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पहुंचा हुआ है। तो उसमें भी इनको आपत्ति है, क्योंकि मालूम है भ्रष्टाचार पकड़ा जाएगा, बची कुची साख भी चली जाएगी। हर चीज में विक्टिम कार्ड, प्राची जी, हर चीज में। क्या कोई भी एजेंसी अपना काम नहीं करेगी? और जब बाकायदा रूप से ईडी ये कह के कर रही है, आप उसको चैलेंज करिए अगर ईडी झूठ बोल रही है, पर कब तक आप विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे? बंगाल की जनता जान चुकी है कि भ्रष्टाचार की जो पूरी तरीके से जो सल्तनत है वो ढहने वाली है। मतलब कुछ चुरा नहीं रहे थे ना? कुछ चुरा नहीं रहे थे ना? उनकी पार्टी की स्ट्रैटेजी, उनका डेटा कुछ चोरी तो नहीं किया है ना? बिल्कुल नहीं। देखिए, वापस मुझे जब पार्टी हारी रही है तो उनकी स्ट्रेटेजी चुरा के हम क्या करेंगे भाई? हमको क्या काम करना है उसकी? ऐसा स्ट्रेटेजी में बचा क्या है? जब आपने जनता ने जो भरोसा किया उस पर आप कायम नहीं, कौन सी स्ट्रेटेजी आपको बचाएगी? संजय शर्मा जी, सीएम होने के बावजूद दोनों जगह जाके एविडेंस उन्होंने लिए हैं। मैं आपको कहूंगा प्राची जी, पहले प्रतीक जैन पे घर के गए, वहां से जबरदस्ती पुलिस के सहारे से, वो तस्वीरें हमने देखी हैं, बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं सीएम ने आपकी पार्टी पर और प्रधानमंत्री पर और गृह मंत्री पर। अब संजय शर्मा जी, सवाल का जवाब दीजिएगा। कब तक विक्टिम कार्ड खेलते रहिएगा? कोई व्यक्ति अगर आपकी पार्टी से जुड़ा है, कोई एजेंसी अगर आपकी पार्टी से जुड़ी है, क्या उसको इस बात की आजादी मिल गई कि किसी भी घोटाले में उसका नाम है तो ईडी वहां कार्रवाई करने जाए ही ना, वरना मुख्यमंत्री आ जाएंगी बचाने के लिए? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दूं उसके पहले हमारे बंगाल के एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं श्री सुकांत भट्टाचार्य जी, उनकी कविता की 2 लाइनें मैं सुनाना चाहता हूं बंगाली में। बंधु तुम्हार छाड़ो उद्देक सुतीक्ष्ण करो चित्त, बांग्लार माटी दुर्जय घाटी बुझे नहीं दुर्वृत्त। इस कविता के माध्यम से हम ये बोलना चाहते हैं भाजपा की टीम को, केंद्रीय शासन के अधिनायकवादी और तानाशाही पूर्ण रवैये को, कि एन विधानसभा चुनाव के पहले हमारे आईटी सेल जो प्रमुख रूप से देखते हैं आईपैक, उनके दफ्तर पर, उसके चीफ के घर पर छापा मारना, सुबह 6 बजे से आप छापा मार रहे हैं, आपके साथ फोरेंसिक पूरी टीम है, हमारे डाटा, बहुत सारे हमारे सारे डाटा आपने कैप्चर कर लिए और आपने भेज दिए। अरे रोहन जी, इतनी जल्दी अंगुली क्यों करती हैं? क्यों करते हैं? अब आपने भी तो काफी देर कहा था मैं चुप था। आज हमने ये देखा, आज हमने ये देखा अच्छी बात है, आपकी उंगली का जवाब बंगाल की जनता देगी। बोले आपस में ना। देखिए, आज बंगाल ने जो देखा और सारे देश ने जो देखा कि भारतीय जनता पार्टी जब ये जान गई कि बंगाल में उनकी 50 से कम सीट आने वाली है, एसआईआर के बाद भी उनको तसल्ली नहीं हुई, तो आज एक राजनीति का, तानाशाही का एक नग्न रूप देश और दुनिया के लोगों ने देखा। आज ऐसी क्या आफत आ गई कि आपको सुबह 6 बजे एक विरोधी राज्य की शासक पार्टी जो 15 साल से सत्ता में है और फिर विशाल बहुमत से सत्ता में आने वाली है। तानाशाही क्या होता है संजय शर्मा जी? ये तानाशाही क्या होता है? एक मिनट संजय शर्मा जी, तानाशाही क्या होता है और क्या मतलब है इसका? अगर कोई पार्टी 15 सालों से सत्ता में है, शासन में है, उसके हाथ में सत्ता की बागडोर है, तो क्या उसको ये छूट दे देनी चाहिए कि उसकी पार्टी से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है या उसकी पार्टी से एसोसिएट कोई भी संस्था है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? देश का कानून उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा? उस पर कार्रवाई करिए। कार्रवाई के तरीके होते होंगे। क्या तरीका होता है मुझे बताइए। चलिए आज इसी पर बात कर लेते हैं।
आज इसी पर बात कर लेते हैं। चलिए तरीका बताइए, और आप जो तरीका सुझाएंगे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि रोहन गुप्ता जी उसको माने। प्राची जी, हाँ बोले। प्राची जी, आप एंकर हैं, जी, आपका रोल न्यूट्रल होना चाहिए। आप भाजपा प्रवक्ता जैसे अरे सर, आप आकर मुझे मेरा रोल ना सिखाएं। मैं तो आपकी बात को मजबूती दे रही हूँ। दिक्कत ये है ना, आप लोगों को ये हजम ही नहीं होता। मैं तो आपके साइड खड़े होकर आपकी बात कर रही हूँ। संजय शर्मा जी, सुना नहीं आपने, मैं फिर सुनाती हूँ आपको। सुनिए, मैं फिर सुनाती हूँ आपको। आपने कहा कि एक तरीका होता है, एक तरीका होता है, तो मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आपको मौका दे रही हूँ, वो तरीका बताएं तो सही जनाब। कैसे ईडी कार्रवाई करने पहुंचती? चुनावों के पहले प्राची जी, ये कौन सा सिस्टम है कि आप एक राजनीतिक पार्टी के जो आईटी सेल संभालते हैं उनके यहाँ आप धरना देते हैं, उनके यहाँ आप रेड करते हैं? ईडी ने इसके पहले भी जो धरने दिए हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा ईडी के ये जो काम हो रहे हैं, ईडी राजनीतिक रूप से ईडी के काम निष्पक्ष दिख नहीं रहे हैं? तरीका बताना था आपको, तरीका बताना था। मैंने आपसे पहला प्रश्न पूछा ये कि क्या कोई पार्टी 15 सालों से सत्ता में है और उससे एसोसिएट कोई भी संस्था है? रुक जाए प्लीज संजय शर्मा जी, शब्दों की मर्यादा रखिएगा। संजय शर्मा जी, मैं आपसे बड़े आराम से बात कर रही हूँ, आराम से बात करिए और इतनी मत तिलमिलाइए। क्रॉस क्वेश्चन होता है तो इतना मत तिलमिलाया करिए। आपसे सिर्फ इतना भर पूछ रही हूँ मैं कि तरीका आप बता रहे थे रोहन गुप्ता जी को, वो तरीका बताइए, इंतजार कर रही हूँ। तरीका नहीं बताया। और बताइए कौन सा रूल ऑफ लॉ में लिखा है या हमारे देश के कौन से कानून में लिखा है कि किसी राज्य में अगर चुनाव है तो वहां ईडी कार्रवाई नहीं करेगी? बताइए कहाँ लिखा है। मैं अभी गलत कह दूंगी रोहन गुप्ता जी को, बोले कहाँ लिखा है? कहीं ये लिखा है, क्या कहीं ये लिखा है कि ईडी की कार्रवाई सिर्फ वही होगी जहां विपक्षी दल का शासन होगा? क्या ईडी को कभी, इनके इतने सारे ईडी ने रेड कर लिए 2014 से आज तक भाजपा के लोगों के इन्होंने रेड की? इनके अपने काम, इनके अपने जो कार्यों का दायरा है वो संदिग्ध है। जवाब दीजिए रोहन गुप्ता जी। हालांकि मेरे सवाल का जवाब नहीं आया संजय शर्मा जी। दोनों बार आपसे आपके सवाल पर ही जवाब लेने की कोशिश की, आपने गोल पोस्ट बदल दिया। लेकिन मैं कोशिश करूंगी रोहन गुप्ता जी जवाब दे दें। रोहन गुप्ता जी, ये कौन सी किताब में लिखा है कि जहां विपक्ष है, विपक्ष की सरकार है, या जहां चुनाव है वहीं ईडी एक्टिव होती है? देखिए, बिल्कुल ना इसका कोई चुनाव से लेना देना है ना विपक्ष की बात है। ये जो हुई है, मैंने कहा स्पेसिफिकली कि अनूप माझी जो कोल्ड स्मगलर की जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसके अगर पैसे कोई संस्था में जाते हैं तो उसे आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको। और उन्होंने कहा रेड, ये सर्च है और शांतिपूर्ण तरीके से सर्च हुई है। और जब ये गई पुलिस को वहां से जब उनको डॉक्यूमेंट लेके बाहर गए तो ये कौन से डॉक्यूमेंट है ना? अगर प्राची जी को चोरी नहीं है तो क्या मजबूरी सीएम को डॉक्यूमेंट लेके वहां से निकलना पड़ा? के घर की बात हो या आईपैक के दफ्तर से बात हो, कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे थे जो पब्लिक डोमेन में आते हैं उनकी खलबली अपनी पार्टी के सीक्रेट बचाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी, और इसीलिए वो डॉक्यूमेंट लेकर बाहर निकल आई, बता दिया सबको कि भाई मेरी पार्टी के सीक्रेट कहीं नहीं जाएंगे। बोले संजय शर्मा जी, फिर बाकी में मान गुप्ता जी को शायद जानकारी नहीं है कि अमित शाह जब दक्षिण बंगाल के क्षेत्र में जाते हैं, आसनसोल अंडाल एयरपोर्ट पर उतरते हैं, उनको रिसीव करने कौन कौन से लोग आते हैं? वो लिस्ट यदि आपके पास होगी तो आपने आज जिस संदिग्ध व्यक्ति का नाम लिया वो नाम आप नहीं लेते, नंबर 1। नंबर 2, ईडी की कार्रवाई जो भी आज हुई है, ईडी की आज जो भी कार्रवाई हुई है, ये राजनीतिक विद्वेषपूर्ण व्यवहार के तहत जो भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधी राजनीतिक दलों को कटघरे में खड़ा करने के लिए खड़ा करने के लिए करती है, तो आज के ऊपर हमने देखा है अगर वो कार्रवाई होती है तो लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है संजय शर्मा जी। अभी आप कहते हैं ईडी इनके इशारे पर काम करती है और जिसका नाम रोहन गुप्ता जी नहीं ले सकते, ईडी अपने प्रेस रिलीज में उसका नाम ले देती है। अब ये तो देखना पड़ेगा कि ईडी कैसे किसके इशारे पर काम करे। जिसका नाम रोहन गुप्ता जी ने नहीं लिया, प्रेस रिलीज में उसका नाम बकायदा है, उसी को पढ़ रहे थे रोहन गुप्ता जी। तो ये तो उसी को पढ़ रहे थे, ये तो आप अपनी स्टैंड पर कंफ्यूज कर देते हैं। आनंद विजय जी, अंडाल एयरपोर्ट पर किसको रिसीव करने आए थे? अच्छा ठीक है, रुक जाएं संजय शर्मा जी। 3 प्रश्न रखे थे आपके सामने, तीनों प्रश्नों पर आपने गोल पोस्ट चेंज किया। अब अनंत विजय जी से समझती हूँ बंगाल में क्या चल रहा है। अनंत विजय जी, आज मुख्यमंत्री का पहुंचना एक ईडी रेड में और फिर वहां से डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करके बाहर आना और चुनौती देना कि मेरी चीजों को चुराने की कोशिश थी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, बंगाल की सियासत में क्या चल रहा है?
देखिए प्राची जी, मुख्यमंत्री ने आज ईडी को चुनौती नहीं दी है। मुख्यमंत्री ने आज देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती दी है। संविधान सम्मत एजेंसी के कार्य में बाधा डालकर उसको चुनौती दी है। आज से ये छापे नहीं चल रहे हैं। जो लोग इस केस को फॉलो कर रहे हैं, ये कोल घोटाले के जो क्राइम के प्रोसीड हैं, ये रांची में, गोवा में, दिल्ली में, कोलकाता में छापे कई दिनों से पड़ रहे हैं। और इसके 1-2 केसेस में चार्जशीट भी फाइल कर दी है ईडी ने। ऐसे में अगर किसी प्रतीक जैन के घर से कोई क्लू ईडी को मिलता है और ईडी की टीम वहां पहुंचती है, तो पहले पुलिस के लोग उनका आई कार्ड जांचने पहुंचते हैं। चलिए यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद पुलिस कमिश्नर पहुंचते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री पहुंचती हैं और अपने साथ वहां से बहुत सारी चीजें लेकर चली जाती हैं। ये एक संदेह पैदा करता है प्राची जी, क्योंकि इस कोल घोटाले की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसका दायरा बहुत व्यापक है। ये अगर आपको याद होगा तो ये 1 मिनट रुक जाइए संजय शर्मा जी, मैं कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं हूं जो। रुक जाएं संजय शर्मा जी, रुक जाएं। इतने अपने मुख्यमंत्री की तरह धैर्य न खोएं आप, उनकी तरह व्यवहार न करें। ये टीवी चैनल है, यहाँ कोई ईडी का छापा नहीं पड़ रहा है, इसलिए कृपया मैं आपसे पत्थर से देना जानते हैं। रुक जाएं अरे ईट का सर, मैं ईट चला रहा हूं ना, आप पत्थर क्यों खर्च कर रहे हैं अपना? मैं तो ईट चला ही नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपको ये वस्तु स्थिति से अवगत करा रहा हूं। आपको अगर मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्य ईट लगते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। क्यों? मैं एक पत्रकार के तौर पर इस केस को बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहा हूं और फॉलो करते हुए जो तथ्य मेरे सामने आए वो तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। ईडी सारे केस को जो छानबीन कर रही है उसको अदालत के सम्मुख प्रस्तुत कर रही है, उसके बाद फिर अगला कदम उठा रही है। तो आप लोग अगर विधि सम्मत, कानून सम्मत इसका कोई निराकरण चाहते हैं तो आपको अदालत जाना चाहिए। एक तरह मुख्यमंत्री का जैसे ईडी जा रही है अनंत विजय जी, इस मामले में अब ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा तो खटखटाई दिया है। कल सुनवाई होगी, क्योंकि ईडी ने आपत्ति लगाई है कि कैसे सूबे की मुख्यमंत्री ईडी की कार्रवाई में या छापेमारी में पहुंच गई। संजय शर्मा जी, आपकी आवाज इसलिए कम कराई थी क्योंकि डिबेट का एक तरीका होता है, कोई एक दूसरे के बीच में नहीं बोलता, तो इसे प्लीज विक्टिम कार्ड के तौर पर मत लीजिए। अनुराग ढांडा जी भी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनके पास में जाऊं उससे पहले अनुराग भदौरिया जी इंतजार कर रहे हैं, एक बार छोटा सा रिएक्शन उनका ले लूं, फिर आ रही हूं अनुराग ढांडा जी आपके पास। अनुराग भदौरिया जी, आपने तो इसे हार ही बता दिया बंगाल में बीजेपी की। देखिए, हाँ वही आप सुन लीजिएगा। देखिए, क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे याद है जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला था तो बड़े ईडी के छापे पड़ते थे। चुनाव खत्म, ईडी के छापे वहां पे खत्म हो गए। मतलब अब सब साफ हो गया, अब सब कुछ वहां ठीक हो गया। आप देखिए वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हार नजर आने लगी, चुनाव के पहले ईडी का छापा हो गया। किसके यहां? जो उसकी आईटी सेल देख रही है, टीएमसी का। तो इसको क्या माना जाए? हार ही तो मानी जाएगी ना, कि आप हार से खिसिया रहे हैं। खिसिया के देखो, इस देश के अंदर में 90% अगर छापे पड़ते हैं तो विपक्ष के यहां पड़ते हैं, 10% भी नहीं पड़ते मुझे लगता सत्ता पक्ष के यहां। तो ऐसा क्या इस देश के अंदर में लोकतंत्र में ये कहां लिखा हुआ है? संविधान में कहां लिखा है कि विपक्ष के यहां छापा पड़ेगा, सत्ता पक्ष के यहां नहीं पड़ेगा? कहां लोकतंत्र में संविधान में लिखा हुआ है कि जहां चुनाव होगा वहां विपक्ष की पार्टी के यहां छापा पड़ेगा और सत्ता पक्ष के यहां कुछ भी होता रहे नहीं छापा पड़ेगा? ऐसा कौन सा संविधान में लिखा है कि जब आप हारने लगोगे, खिसियाने लगोगे, तब आप खोजने लगोगे कि नहीं ये रेड पहले से हो रही थी, ये इंक्वायरी पहले से हो रही थी? सवाल ये उठता है कि आप अपनी मशीनरी का दुरुपयोग तब करना चाहते हो जब आपको सरकार को लगने लगता है, भारतीय जनता पार्टी को लगने लगता है वो हार रही है। यही हाल छत्तीसगढ़ में देखने को मिला था। अब पश्चिम बंगाल में आपने शुरू कर दिया। अरे भाई, आपको अगर लड़ना है तो आप फील्ड पे, जमीन पे लड़िए ना। अनुराग जी, लेकिन ईडी ने तो स्टेटमेंट जारी करके अपना पक्ष क्लियर कर दिया है। क्या नैरेटिव है और क्या सच्चाई है, ये ईडी ने बड़ा क्लियर कर दिया। एक प्रेस रिलीज जारी कर दी है, आप पढ़ लीजिएगा। उसमें बताया है कि हम किस मामले के तहत कार्रवाई करने गए थे, किस मामले के तहत छानबीन करने गए थे। अब इस पर राजनीति कौन कर रहा है, ये समझने वाली बात है। अनुराग ढांडा जी, ऐसा क्यों है? ईडी विपक्ष से जुड़े किसी भी व्यक्ति के घर पर अगर छापेमारी करती है तो उसे सियासत से क्यों जोड़ लेते हैं? क्या कार्रवाई ना करे ईडी? देखिए प्राची जी, ऐसा इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने इतना मिसट्रस्ट पैदा कर दिया है, एजेंसीज को इतना बदनाम कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि कोई भी कार्रवाई राजनीतिक कार्रवाई नजर आती है। मैं आपको एक छोटा सा एक सीक्वेंस बताता हूं जिससे आपको बात समझ में आएगी कि बीजेपी ने लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म करने के लिए, लोकतंत्र में लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म करने के लिए क्या क्या किया।
पहले बीजेपी ने जो दूसरी विरोधी पार्टियों को डोनेट करते थे, उन डोनर्स के यहां इनकम टैक्स का इस्तेमाल करना, उनके यहां रेड कराना, उनको नोटिस भेजना, ये सब किया। फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज की टॉप लीडरशिप को गिरफ्तार कर लो, जेल में डाल दो, कोई सबूत नहीं है, फिर वो ट्राई किया उनको हराने के लिए। फिर उसके बाद अब उनको लगता है कि टॉप लीडरशिप से भी बात नहीं बनेगी, तो जो प्रचार तंत्र है जिससे पार्टियां लोगों तक अपनी बात पहुंचाती हैं, उसी को खत्म कर दो, तो फिर चुनाव कोई कैसे लड़ेगा। वोटर लिस्ट में हेरफेर करना, उसको काटना है, एसआईआर का बहाना करके वोट काट देना विरोधियों के, वो अलग साजिश है जो बीजेपी करती है। मतलब बीजेपी चाहती क्या है? अकेले ही चुनाव लड़ना चाहती है, अकेले चुनाव लड़े, सामने कोई ना लड़े। तो अगर आपको कार्रवाई करनी है, ईडी करनी है, सीबीआई करनी है, चुनाव के बाद कर लिया करो। ऐसा क्यों होता है कि हर स्टेट में चुनाव से ठीक पहले ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है, इनकम टैक्स पहुंच जाता है, चुनाव के बाद ये सब केस खत्म हो जाते हैं? यानी अनुराग जी, कार्रवाई ठीक है, बस टाइमिंग गलत है के अंदर। आप ये कह रहे हैं कार्रवाई ठीक है, बस टाइमिंग गलत है? नहीं, टाइमिंग से शक पैदा होता है, टाइमिंग से शक पैदा होता है। एजेंसीज कार्रवाई करें, उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, बस लेकिन चुनाव से अगर पहले ना एजेंसीज करें। पॉलिटिकली मोटिवेट होकर कार्रवाई करेंगी तो शक पैदा होगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहां जो विपक्ष में है ना निरंजन प्राची जी। चौधरी, वो तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। वो तो सीधा कह रहे हैं कि भाई गड़बड़ है इनकी आईटी सेल में या इस कंपनी में, इसीलिए जरूरी है ईडी की कार्रवाई करना। दो मत हैं विपक्ष के। रोहन गुप्ता जी, छोटा सा प्राची जी, जवाब, चुनाव से पहले देखिए, क्यों करती है ईडी कार्रवाई? नहीं, देखिए ये सुनिए, जिसकी पार्टी के मुखिया शीश महल के चलते जनता ने उनको बुरी तरीके से हरा दिया, आज उसमें भी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। यही विक्टिम कार्ड खेला गया था दिल्ली में, क्या हुआ? जनता को सच मालूम है। कोई जनता बेवकूफ नहीं है। प्राची जी समझती है कि कौन सी कार्यवाही विंडिक्टिव है या कौन सी कार्यवाही सच है। जो आम आदमी नाम के लेकर पूरा एक नैरेटिव बनाया, वो आदमी खास आदमी बन के शीश महल के चलते पूरी तरीके से सत्ता में चला गया, फिर भी आज यहाँ पे बात करें। अरे ईडी है, ये देश बर्मुडा ट्रायंगल नहीं है जहां पे भी लगता है किसी भी पार्टी के कोई भी नेता हो, आप भी लाइए ना, आप करिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाइए, देखते हैं कैसे कार्रवाई नहीं होती। पर कार्रवाई होने के बाद में विक्टिम कार्ड करके ये खेलना। अच्छा रोहन गुप्ता जी, चलिए आप ही बता दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। आप ही कोई एक लिस्ट पर दीजिए हमारे सामने, जो आरोप है अनुराग भदौरिया जी, अनुराग ढांडा और संजय शर्मा जी की, सब अभी खत्म हो जाएंगे। लिस्ट पर दीजिए जहां गैर चुनावी राज्य हैं, वहां कितनी जगह ईडी पहुंचती है, कार्रवाई करती है, या कितने ऐसे नाम जो विपक्ष की पार्टी से इतर है, वहां ईडी कार्रवाई करती है? प्राची जी, 5 बीजेपी के नेता। मालूम नहीं है कि जो पॉलिटिकल, एक मिनट मैं जवाब दे दूं इसका प्राची जी। इन्होंने अभी बात की कि भूपेश बघेल, आज भी वो केस चालू है, उसका पूरी तरीके से प्रोसीडिंग हो रहा है। और नॉन पॉलिटिकल ईडी के केसेस नॉन पॉलिटिकल ज्यादा है, क्योंकि आपको विक्टिम कार्ड खेलना, इसीलिए आपको जो पीला दिखता है। मुझे बताइए, दिल्ली में जो कार्रवाई हुई, उन्होंने पूरी तरीके से विक्टिम कार्ड खेला। विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई तो जबानी हमें भी याद है, पूरी लिस्ट है हमारे पास, लेकिन जो नहीं याद वो ये कि गैर चुनावी राज्य या किसी गैर विपक्ष के नेता पर ईडी कार्रवाई करती है, वो जरूर बताइएगा रोहन गुप्ता जी, जब आगे कभी समय मिलेगा। फिलहाल इतना ही वक्त था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।